हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आज हम लोग साइंस के यानी कि विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए इस सेशन को पूरा लगाइएगा। साइंस का आज हमारा यह सेट नंबर 1 है। हम लोग साइंस के प्रश्नों को सेट वाइज कवर करेंगे। हमारा सेट नंबर 1 होगा आज। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको कि ADH कहा जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और पूरा सेशन लगाइए और अपना स्कोर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, यह किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, यह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। STH हार्मोन, जैसे ये ADH हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आपको पता चल गया कि यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। STH हार्मोन, इसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। एक हार्मोन है TSH, इसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में इसको कहेंगे थायराइड प्रेरक हार्मोन। ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। उसके बाद एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का नाम आपने कई बार सुना है। यह हार्मोन दुग्ध स्राव में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े अब। और ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है फ्रेंड्स, यह हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रश्न अगर ये भी पूछे कि कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लिए मैं कंटिन्यू मेहनत करता हूं। देखिए, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है? ध्यान रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न मैं आज जो करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? बताइए। अच्छा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है? तो देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको कि हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यह एक प्रकार की जैविक झिल्ली होती है जो कुछ अणुओं या आयनों को अपने से होकर के गुजरने देती है, पार करने देती है, ठीक है? और जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति जो है, ये ऑस्मोसिस कहलाता है, यानी कि यह परासरण कहलाता है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। इनमें से कौन सा जो तत्व है आवश्यक होता है प्रोटीन संश्लेषण में? बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यह नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78% है। ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% है। लेकिन अब आपको ऑर्गन भी याद रखना है, क्योंकि ऑर्गन भी अब एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये 0.93% है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय। और जो समाप्त नहीं होते हैं उनको नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि जी का मान कितना होता है। ये कैपिटल जी है और जी का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है, इसका मान पूछा गया है। तो देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर केजी जब होगा पर केजी स्क्वायर, तो ये जो पर का साइन है इसको हटाएंगे तो ऊपर ये -2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये आजकल फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी पुष्प और एक होता है एक लिंगी पुष्प। ठीक है, एक लिंगी पुष्प और एक उभयलिंगी होता है। क्लियर। अंग्रेजी में इसको एक लिंगी को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और ये जो उभयलिंगी है इसको कहा जाता है बाईसेक्सुअल। ठीक है, तो बाईसेक्सुअल फ्लावर के इसमें से जो युग्म दिया गया है वो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाईलिंगुअल में जो होता है उसमें नर तथा मादा जनन भाग उपस्थित होते हैं। क्लियर है। बाईलिंगुअल में, उभयलिंगी में क्या होता है, उभयलिंगी पुष्प में नर तथा मादा जनन भाग उपस्थित होते हैं। और इसका जो इसमें से जोड़ा सही है वो आपका गुड़हल और सरसों है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और मैं उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए गुड़हल, सरसों, उसके बाद सनफ्लावर, ठीक है, लिली, हिबिस्कस। हिबिस्कस आप जरूर याद रखेंगे। हिबिस्कस क्या है, तो उभयलिंगी पुष्प है। क्लियर। चलिए, और अगर यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी का पूछेगा तो पपीता, तरबूजा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में होता है। पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। ध्यान देंगे सेल्सियस में नहीं पूछा गया है, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। तो देखिए पानी का क्वथनांक जो होता है अगर सेल्सियस में पूछेगा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर केल्विन में पूछ लेता कि पानी का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 373 केल्विन। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। ठीक है, सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पर 373 केल्विन होता है। क्लियर। चलिए यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पानी जमता है तो आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और अगर केल्विन पर पूछेगा तो 273 केल्विन पर पानी जमता है। मानव शरीर का तापमान पूछेगा तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। 1/6 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अब यहाँ पर अपवर्तनांक शब्द आया हुआ है तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। देखिए तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य
बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अब यहाँ से क्लियर करिएगा, मैंने आपको बता दिया कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। क्लियर हो रहा है ना। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसीलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक का मान जो होगा वो सबसे अधिक होगा। क्लियर हो गया। मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है। ठीक है, चलिए ताप बढ़ने पर भी अपवर्तनांक का मान घटता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होता है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा ये सघन होता है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा होता है, परितारिका के द्वारा। अच्छा, जो आंख दान किया जाता है, नेत्रदान, उसमें क्या दान किया जाता है, तो उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है, तो देखिए ये किया जाता है सीप का, ओएस्टर का। ठीक है, कहीं कहीं आपको सीप भी दिख जाए, हो सकता है ओएस्टर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल जो बने होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि ये सिलिकॉन का बना होता है। और सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक है। अर्धचालक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अर्धचालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये तो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि ताप का एसआई यूनिट क्या है, तापमान का एसआई इकाई क्या है। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। पायरिडॉक्सिन जो है यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो देखिए पायरिडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है ये नियासिन है। क्या है, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है ये थायमिन होता है, ये आपको भी पता है। चलिए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो एक हो गया आपका प्रोटियम, एक हो गया आपका प्रोटियम, एक हो गया आपका कौन सा, प्रोटियम के बाद आपका एक कौन सा हो गया, ड्यूटीरियम, और एक हो गया आपका ट्राइटियम। ठीक है, ये प्रोटियम, ये ड्यूटीरियम और ये ट्राइटियम। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन जो होता है जीरो है, तो देखिए न्यूट्रॉन, देखिए इसमें से बताइए जीरो किस में है। न्यूट्रॉन शून्य जो है जीरो है किस में, तो ये प्रोटियम में। ड्यूटीरियम में कितना न्यूट्रॉन है, तो 1 है। ट्राइटियम में कितना न्यूट्रॉन है, तो 2 है। क्लियर हो रहा है ना। 3 में से 1 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटा दीजिए 1 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आपको पता है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब प्रश्न पूछा गया कि कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है, तो ये जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम यही रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। अच्छा याद रखेंगे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है, तो हाइड्रोजन को जलाने से वह जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के जलाने पर क्या बनता है, तो याद रखेंगे जल बनता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, क्लियर है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है यह इंफ्रारेड रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा, हिंदी में इसको अवरक्त विकिरण कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, अवरक्त विकिरण कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका खोज हर्शल ने किया था। किसने किया था, हर्शल ने किया था। चलिए नेक्स्ट, और मांसपेशी में दर्द जो होता है किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण होता है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये लैक्टिक एसिड के एकत्रित कारण होने के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लौंग एक मसाला है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए लौंग जो होता है यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अच्छा, ये कभी कभी केसर पूछा जाता है, केसर किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये पुष्प की जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र यहीं से प्राप्त होता है, क्लियर है। अच्छा, चाय पत्ती किससे प्राप्त की जाती है, चाय, तो ये पत्ती से प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है, तो कॉफ़ी जो है यह बीज से प्राप्त किया जाता है, क्लियर। और यहाँ पर लौंग जो है ये पुष्पकली से, शुष्क पुष्पकली आपको कहीं कहीं मिलेगा, शुष्क पुष्पकली, ठीक है, याद रखेंगे, पुष्पकली से यह लौंग प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो अभी पूछा जा रहा है एग्जाम में आजकल। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है ये कम हो जाता है, यानी कि घटता है, क्लियर है। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और अर्धचालक का घट जाएगा, क्लियर। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अर्धचालक की चालकता, अगर हम अर्धचालक को गर्म करेंगे तो अर्धचालक की चालकता जो है ये बढ़ती है। चालकता जो पूछेगा, चालकता, गर्म करने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। ये VVI क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो देखिए आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी वेग, तरंग दैर्घ्य जो भी है सब बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दूध किसका घटिया स्रोत है। दूध जो होता है यह घटिया स्रोत है किसका, तो विटामिन सी का। विटामिन सी का दूध घटिया स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि एक पारसेक होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पारसेक जो होता है ना, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की यह सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर मीटर में पूछा जाए कि एक पारसेक में कितना मीटर होता है, तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 26 नंबर कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको करा भी दिया है। तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 कि बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है। बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी 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 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन हो गया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन भी 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा इस वाले के साथ, फिर एक को छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर एक को छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ एक एक जो है क्या है, एक एक वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। तो एक यहाँ सिंगल बॉन्ड है H के साथ, एक यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4 5 6, 6 हो गया ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर है एक 7, फिर यहाँ पर भी एक 8, फिर यहाँ पर भी एक 9, फिर यहाँ पर भी एक 10, यहाँ पर 11 और एक यहाँ पर 12, यानी कि सिग्मा कितना हो गया, 12 हो गया।
पाई देखिए, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा था तो एक पाई है वहाँ पर, तो एक पाई यहाँ पर, एक पाई यहाँ पर, एक पाई यहाँ पर, यानी कि 3 पाई है। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4N2O। अब कोई कोई कहेगा कि ये गलत है। आपने याद कर रखा होगा कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये भी एक शॉर्ट तरीका है याद करने का, NH2CONH2, दोनों तरफ NH2 और बीच में CO। अब मैंने जो लिखा है वो भी सही है। कैसे भाई? तो देखिए कार्बन कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन एक है। हाइड्रोजन काउंट करिएगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है। ठीक है, तो मैंने भी वहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा था? तो मैंने लिखा था क्या, CH4N2O, ये यूरिया का फॉर्मूला। अब यूरिया में कौन कौन से तत्व हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 4 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 29 नंबर कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कौन सी गैस? पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से, इस तरह से भी प्रश्न बनता है, अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि एक जानलेवा गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ये विटामिन के है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के फिलोक्विनोन रासायनिक नाम होता है इसका। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, महिला सेक्स हार्मोन एक एस्ट्रोजन हो गया। उसके बाद यहाँ में देख लीजिए, एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 3 महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 3 महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन हो जाएगा। पुरुष सेक्स हार्मोन पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है? तो ये विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम भी बनता है, टोकोफेरॉल है। क्या है इसका रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर कि इंसुलिन या ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? इंसुलिन जो होता है, आपको पता है कि इंसुलिन के अल्प स्रवन से कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज होता है। इसका अल्प स्रवन से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय के लैंगरहंस की बीटा कोशिका से। ठीक है, बीटा सेल से स्रावित होता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकेगॉन यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी अग्नाशय के जो अल्फा सेल होता है वहाँ से स्रावित होता है। अगर पूछा जाए ग्लूकोन कहाँ से, तो अल्फा सेल से। ठीक है, अग्नाशय के अल्फा सेल से, और इंसुलिन बीटा सेल से। तो अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो इसमें से पीड़ाहारी दवा पूछा गया है। तो देखिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक हैं। नवलजीन जो होगा ये पीड़ाहारी है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और उसकी चाल यानी कि वेग दोगुनी कर दी जाए, वेग यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वेग दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा ½ mv²। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसका द्रव्यमान आधा कर दिया जा रहा है और वेग जो है दोगुनी कर दी जा रही है, यानी कि वेग इसका कितना कर दिया जा रहा है? दोगुनी कर दी जा रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ½ m/2 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4v²। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, ये आगे कैसे? ½ m/2v²। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से क्या करना है, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बाहर निकालना है। जब भी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे आप काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला को बाहर निकालिए। तो यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो ½ mv² बाहर निकल गया, ½ mv² बाहर निकल गया, बच गया कितना? 2 बच गया। तो यहीं 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहीं 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर कि आसमान का नीला रंग होने का कारण
तो अभी मैंने स्पष्ट बता दिया था आपको। वैसे प्रकाश का प्रकीर्णन तो आपको पहले से भी पता है, लेकिन डिटेल में मैंने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। इसमें से विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग, तो वायरस से जो रोग होता है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा वायरस से होने वाला रोग है इसमें से, तो एड्स भी है, चिकन पॉक्स भी है, हेपेटाइटिस भी है। उपरिक्त तो सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 39 नंबर है कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किस। चलिए बताएंगे कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति। अगर आपसे पूछे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है म्यूटिन से। ठीक है, म्यूटिन से बनी होती है। क्लियर है, म्यूटिन को कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। तो ऑप्शन में अगर दे दिया जाए कि पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ मैं लिखता हूँ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, याद रखेंगे ये जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति या तो म्यूटिन दे देगा या पेप्टिडोग्लाइकन दे देगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन एक अच्छे सूचक है। तो लाइकेन जो होता है ये एक अच्छे सूचक हैं किसके, वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किस उपचार में होता है। तो देखिए कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल जो होता है ये कैंसर में किया जाता है। ठीक है, कैंसर यानी कि कर्क रोग हो जाएगा। अच्छा, आयोडीन 131 का, आयोडीन 131 का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो घेंघा रोग और या तो थायराइड कैंसर जो होता है, थायराइड कैंसर, उसमें आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फास्फोरस 32 का, P32 का इस्तेमाल जो है इसका भी इस्तेमाल कैंसर में ही व्यापक रूप से होता है, लेकिन खास तौर पर आँख और त्वचा की कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम कौन से रंग के लिए होगा। तो फ्रेंड्स यह बैगनी रंग है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। यानी कि बैगनी का सबसे कम है तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। अगला प्रश्न 43 नंबर कि मानव के शरीर की कौन सी शिरा में ऑक्सीजन सहित यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त जो है होता है। जनरली क्या होता है, शिरा में जो है अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध होता है शिरा में, और धमनी में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन उसमें होता है। तो देखिए शिरा में अशुद्ध होता है यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा शिरा है जिसमें ऑक्सीजन सहित यानी कि ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त होता है, कि इसका नाम है प्लोमनरी शिरा। हिंदी में इसको कहेंगे फुफ्फुस शिरा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको कहेंगे हम लोग फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा याद रखेंगे। क्लियर, चलिए। और एक धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त होता है। वैसे धमनी में शुद्ध होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, उस धमनी का नाम है पुलमोनरी धमनी। ठीक है, यानी कि फुफ्फुस धमनी। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित कर देती है। ठोस को सीधे गैस में, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन इसमें से नहीं पूछा गया है, बताइएगा। पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन है, बिल्कुल, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एथिलीन भी है, यह फलों के पकाने में सहायक होता है। जिबरेलिन्स भी है, ऑक्सिन भी है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑक्सिन भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्राउमैटिन है, ट्राउमैटिन यह पादपों के जख्म भरने में सहायक होता है, ट्राउमैटिन। इसमें से देखिए एसिटिलीन नहीं है, एसिटिलीन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। एक फ्लोरोजेंस होता है, फ्लोरोजेंस जो होता है ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है, फूलों के। ठीक है, फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर करेंगे कि मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अभी मैंने आपको बता भी दिया है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और देखिए वृद्धि हार्मोन को क्या कहा जाता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रॉपिक
ट्रॉपिक हार्मोन अभी मैंने बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर की, निम्नलिखित में से मीन वर्ग से संबंधित है। मीन वर्ग यानी कि मछली वर्ग से संबंधित इसमें से कौन सा है? देखिए वेल आता है स्तनपायी में, शार्क मछली में आएगा, स्टारफिश जो आता है, स्टारफिश ये किस में आता है? तो देखिए स्टारफिश जो आता है ये इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। सिल्वर फिश जो आता है ये आता है ऑर्थ्रोपोडा संघ में आता है। ठीक है, तो ये शार्क जो है ये मीन वर्ग में आता है। उसके बाद 48 नंबर है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली व्यक्ति को जो युक्ति है उसको रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया? प्लूटो को पहले टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया और वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिस प्रकार जूल ऊर्जा से संबंधित है, जूल ऊर्जा से संबंधित है, उसी प्रकार पास्कल किससे संबंधित है? इसका आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। और इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।